नमस्ते दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर आवा खेतरपाल और आप सुन रहे हैं आवाज पॉडकास्ट। यहाँ हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की, इंक्लूजन की और उन कहानियों की जो मैटर करती हैं और कई बार सामने नहीं आती। और वो कहानियाँ रियल स्टोरीज होती हैं और लोगों की लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती हैं। आज मेरे साथ है अरित्रा, अरित्रा बंदोपाध्याय। अरित्रा एक आईटी प्रोफेशनल है। 15+ इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है। डीईआई एडवोकेट हैं और इन्होंने इंक्लूजन एक्सेसिबिलिटी पे बहुत काम किया है। ये सीएसआर, नेटवर्किंग और पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग की एक्सपर्ट हैं। अरित्रा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का कैंपेन भी चलाती हैं और इसको लेकर वो बहुत पैशनेट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कॉन्वर्जेशन, आज की बातचीत अरित्रा के साथ और उनकी कहानी, जो कि एक कहानी है स्ट्रेंथ की, रेजिलियंस की और होप की। नमस्कार दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं अरित्रा से। अरित्रा बंदोपाध्याय, जैसे मैंने आपको बताया, ये आईटी प्रोफेशनल हैं और अरित्रा की कहानी हम सबको बहुत इंस्पायर करेगी क्योंकि ये कहानी हीलिंग की है और स्ट्रेंथ की है, रेजिलियंस की है। तो वेलकम अरित्रा। वेल, थैंक यू अबा। सो अरित्रा, आपने जैसे बताया कि आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई और आप यू केम बैक फ्रॉम लाइक लॉट ऑफ चैलेंजेस और बहुत सारा, सब कुछ, बहुत कुछ सहा आपने। बट आपने, जैसे आपकी कहानी में थोड़ी बहुत जान पाई हूँ कि बचपन में आप क्योंकि आपने बहुत सारी जगह चेंज की, प्लेसेस चेंज किए बिकॉज ऑफ योर फैमिली कंपल्शंस, और स्कूल्स आपके नए हुए, नए दोस्त बने, स्पोर्ट्स में यू हैव बीन लाइक बहुत एक्टिव रही हैं आप। तो क्या इन सब का आप में जो इनबिल्ट रेजिलियंस आई है, तो क्या कनेक्शन है इन सब का? इनका काफी गहरा कनेक्शन है, मैं बोलूंगी। क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस बात के लिए। मेरे पापा बैंक में थे, तो हर 3-4 साल में ट्रांसफर तो होती थी, एक शहर से दूसरे शहर। हम्म। और फिर ट्रांसफर होगी तो स्कूल भी बदलेगा। बट जी। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा एक चीज इंश्योर की कि हमारी स्कूलिंग जो है वो हमेशा एकदम परफेक्ट हो। ओके। चाहे उसके लिए हमें किसी और जगह जाके रहना पड़े, थोड़ा दूर रहना पड़े, मेरे पापा को ट्रैवल करना पड़े, बट हम्म। स्कूलिंग पे कभी हमारे मेरा एक छोटा भाई है, मैं से 1 साल 10 महीने छोटा। तो हमारी स्कूलिंग पे कभी कोई असर नहीं पड़ा। और हर बार हम जब किसी नए शहर जाते थे, मैं आपको एग्जांपल दूंगी। लास्ट जब हम शिफ्ट किए फ्रॉम जमशेदपुर टू बॉम्बे। अब जमशेदपुर आप जानते हैं, इस। अभी झारखंड में है, तब बिहार में था जब हम शिफ्ट किए थे। तो जमशेदपुर एक छोटा शहर है और हम अचानक से पहुंच गए बॉम्बे। अब ओके। बॉम्बे के एक बहुत ही अच्छे स्कूल में हमारी एडमिशन भी हो गई, थैंक्स टू मेरे पापा। और फिर हमने एडमिशन टेस्ट भी दिया था जिसमें हम दोनों काफी अच्छे रिजल्ट्स ले आए थे। तो हम्म। हमारी वहां पे एडमिशन हो गई। हम्म। बट एक बार एडमिशन हो जाने के बाद जब जब क्लास करने लगी, तब हम्म। ऑब्वियसली मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब। ओके। आ, बाकी सारे जो स्टूडेंट्स थे वो वहां पे बचपन से पढ़ रहे थे, हम्म। मतलब जैसे केजी वगैरह से पढ़ रहे थे। तो हम्म। उनकी ऑलरेडी इनबिल्ट एक बॉन्डिंग थी। और हम्म। मैं अचानक से कहीं से आ गई थी वहां नहीं। तो ऑब्वियसली वहां पे जेल करने में प्रॉब्लम होती थी। ऐसे भी दिन हुए हैं जहाँ पे मैं अपना टिफिन लेके एक साइड में, वहां पे काफी सारी ओपन स्पेसेस रहती थी, टिफिन लेके वो एक बेंच पे बैठ के टिफिन खाती थी, क्योंकि ओके। मेरे कोई दोस्त नहीं थे। तो हम्म। वो दोस्त बनाने में पहले पहले मुश्किल होती थी। बट चूंकि ये मैंने बहुत बार किया है, ये ट्रांसफर वाली बात मैंने बहुत बार की है। हम्म। तो धीरे धीरे मुझे पता चल जाता था कि कौन कैसा है। तो लोगों को जज करना या लोगों की इमोशंस को समझना, उनकी कनेक्शंस को समझना मेरे लिए काफी, मैं बोलूंगी, इजी बन गया था बिकॉज ऑफ दीज मल्टीपल ट्रांसफर्स। या। तो या। इसलिए मुझे बहुत इजी हो गया। और फिर आपको विश्वास नहीं होगा, मैं अपने स्कूल की पहली ऐसी स्टूडेंट थी जो 10th स्टैंडर्ड में हेड गर्ल बनी थी, हम्म। जो कि बचपन से वहां पे नहीं पढ़ी है।
हम्म। तो 8th स्टैंडर्ड में आके 10th स्टैंडर्ड में मैं उस स्कूल की हेड गर्ल बन गई थी। तो ओके। वो पूरी पूरी ये कनेक्शंस की वजह से हुआ था। मेरी काफी अच्छी दोस्ती बन गई थी सबसे, अभी भी है। हम्म। कुछ कुछ तो अभी भी मेरे दोस्त थे, दो मेरे बहुत काफी क्लोज दोस्त हैं। एक तो अच्छा। एक्स नेवी है, एक गुड़गांव में रहता है, वो ट्रेडिंग करता है। अभी हम्म। भी टच में है वो लोग। तो अच्छा। इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग बन गई थी कि मैं ये बोलूंगी कंप्लीटली उसी वजह से हुआ है। थैंक्स टू मेरे पापा और मेरी मम्मी। मोस्टली मेरे पापा, क्योंकि उन्हीं की जॉब थी जो हमें हर साल यहाँ वहाँ भेज देती थी, और हम सब कुछ पैक वैक करके एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। तो हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है मेरी मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल रेजिलियंस में। या एंड इससे आपको अडेप्टेबिलिटी भी बहुत आसानी से आ बहुत गई। या ज्यादा। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद नेचुरली फ्रॉम अ नॉन डिसेबल्ड लाइफ टू अ डिसेबल्ड लाइफ, एक्वायर्ड डिसेबिलिटी को हैंडल करना मेंटली आसान नहीं होता। और बिल्कुल नहीं। या तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है जैसे मेंटली। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका एक कुछ टाइम के लिए आप सब कुछ भूल गई थी आफ्टर योर एक्सीडेंट, यू फॉरगॉट मैनी थिंग्स, और उसके बाद जब आपको रियलिटी समझ आने लग पड़ी तो मेंटल स्टेटस कैसा था, किस तरह से आपने कोप अप किया? हाँ, तो हमारा एक्सीडेंट हुआ था 4 अगस्त 2017, विच इज ओके। जस्ट एक दिन पहले, हमारी एनिवर्सरी के एक दिन पहले। हम ओके। लोग ड्राइव करके जा रहे थे कूर्ग। हम लोग हर साल एनिवर्सरी पे ड्राइव करके कहीं जाते थे। मेरी बेटी बस 2.5 की थी तब। हम्म। मेरी गोदी में बैठी हुई थी जब हम्म। एक्सीडेंट हुआ। थैंकफुली मेरी गोदी में बैठी थी, मैंने उसको जकड़ के पकड़ा हुआ था, तो उसको उतना कुछ हुआ नहीं। थैंकफुली मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, हम लोग पीछे की सीट में बैठे हुए थे आराम से, हम्म। रोड वोड देखते देखते जा रहे थे। बट हाँ, उसके बाद मतलब वो पल और उसके बाद वाला पल था जब मैं अपने घर में लेटी हुई हूँ, और मेरे सामने मेरे कंपनी के दो जूनियर्स, मतलब मेरे डिपोटीज बैठे हुए हैं, हम्म। मनमीत और ललन। काफी अच्छे दोस्त थे अभी भी मेरे। वो हम्म। बैठे हुए हैं और मैं सोचूं कि हम तो जा रहे थे अपनी एनिवर्सरी ट्रिप पे, अचानक से ये दोनों मेरे सामने क्यों बैठे हुए हैं, और मैं घर पे क्या कर रही हूँ। तो हम्म। ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे। फिर वो लोग सब हाय हेलो बोल के फिर गए वापस। तब मेरे हस्बैंड ने आके मुझे बताया कि ये सब हुआ है। हम्म। मुझे ऑब्वियसली अचानक से धक्का लगा, बिकॉज ओके। अचानक से मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो गया कि मतलब एक दिन में मैं एक माइसोर रोड से घर पहुंच गई और मैं एकदम बेड पे लेटी हुई हूँ। हम्म। फिर मेरी मम्मी पापा मुझे दिखे जो आया अंदर। मेरी मम्मी मेरे पास बैठी, मेरा हाथ पकड़ी और उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई कि देखो, 20 दिन तक तुम हॉस्पिटल्स में थी। हम्म। पहले मैसूर में, फिर वापस तुम्हें बैंगलोर लाया गया, बैंगलोर में अपोलो में तुम थी। तो वहां पे तुम्हारी ट्रीटमेंट हुई। और देखा गया कि तुम्हारी स्पाइनल डेफिसिट कुछ नहीं है। तुम इतनी अच्छी थी कि तुम अपना बैंक अकाउंट नंबर तक पूरा उन्हें बता रही थी। तो अच्छा। उन्होंने बताया कि स्पाइनल डेफिसिट नहीं है, तो हम कुछ सर्जरी करेंगे नहीं। आपको बस 6 वीक्स बेड रेस्ट करना है, और बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, बिकॉज स्पाइन है। तो बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। इट इज वेरी अनलाइक द अदर फ्रैक्चर्स विच यू हैव। हम्म। हाथ वाथ का फ्रैक्चर जैसे होता है वो वैसा नहीं है। तो एकदम आपको बेड पे ही रहना है, बेड ही अपने आप ऊपर हो जाएगा, वही आपको कोई खिला देगा, सुला देगा, यही सब है। हम्म। बट मेरे लिए वो काफी धक्का था, क्योंकि 20 दिन मेरी जिंदगी के मुझे बिल्कुल याद नहीं है। ओके। अभी तक मैं याद करने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे अभी भी याद नहीं आप कॉन्शियस थी? है। एक्सीडेंट के टाइम पे मतलब मुझे जब बोला गया कि मैं कॉन्शियस थी, जब मुझे निकाला गया था वो गाड़ी से, गाड़ी की हालत बहुत ही खराब थी, बिकॉज काफी बार वो टॉपल हुई थी। ओके। एटलीस्ट 10-12 बार तो टॉपल हुई थी गोल गोल। ओके। तो उस बीच में मैं गाड़ी के लेफ्ट राइट ऐसे धक्का खा रही थी, उसी में मेरा पीठ टूटा। ओके। बट हाँ, मैं कॉन्शियस थी जब मुझे निकाला गया था। हम्म। और वहीं पे मैसूर, एकदम पास में मैसूर का जो हॉस्पिटल था, वहां पे मुझे ले जाया गया। वहां पे हम्म। मुझे खड़े खड़े करके एक्सरे भी कराया गया देखने के लिए कि क्या ओके। सिचुएशन है। हम्म। तो उस वक्त भी मैं थी, चल रही थी मैं, बट वो सब मुझे बिल्कुल याद नहीं है।
ओके। मुझे बिल्कुल उसकी मेमोरी नहीं है, क्योंकि मुझे सर पे भी चोट लगी थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि जब भी आपको सर पे चोट लगती है तो आपका हम्म। ब्रेन ऑटोमेटिकली सारा मेमोरी इरेज कर देता है। और जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि आप अच्छे से सो सकते हो, फिर अच्छे से रिकवर कर सकते हो। हम्म। सो या इट वाज अ ब्लेसिंग इन इन डिसगाइज कि मेरी मेमोरी चली गई 20 दिनों के लिए, बट मुझे उस बात का कोई ये नहीं, खराब नहीं लगता कि वो 20 दिन मुझे याद नहीं। वो 20 दिन वैसे भी याद रखने लायक भी नहीं है, तो ठीक है। ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको इश्यूज स्टार्ट हो गए बॉडी में, और डिटोरेशन स्टार्ट हो गई। तो वो रिहैबिलिटेशन कैसा हुआ, और वो टाइम कैसा था आपके लिए? हाँ, तो मुझे हॉस्पिटल से बोला गया था कि आपको बस 6 हफ्ते फुल बेड रेस्ट रहना है। हम्म। उसमें आपका हड्डी अपने आप जुड़ जाएगा। कोई भी हड्डी है, वो हम्म। 6 हफ्ते में अपने आप जुड़ जाती है, अगर हम्म। कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो तो। अच्छा। तो मुझे वो बोला गया, तो मैं फुल बेड रेस्ट पे थी। लेट लेट के ही खाती थी, सब कुछ लेट लेट के ही करती थी। तो 6 हफ्ते के बाद मैं जब हॉस्पिटल गई, अपोलो यहीं पे बैंगलोर में, तो हम्म। उन्होंने देखा, सब कुछ टेस्ट वेस्ट किया। फिर उन्होंने मेरे पैर के नीचे कुछ ऐसे छोटे हैमर्स होते हैं टेस्ट करने के लिए, तो उन्हें वो मारे। फिर देखा कि हाँ, थोड़ा सेंसेशन तो है। हम्म। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, नाउ यूर गुड टू गो। तो हम्म। फिर मैं घर आ गई। फिर घर आके फिर उन्होंने बोला कि धीरे धीरे आप चलना स्टार्ट कीजिए। पहले पकड़ पकड़ के चलिए किसी को, या तो फिर आप दीवार पकड़ के चलिए। तो फिर मैं वही कर रही थी घर पे, और मुझे लग रहा था कि हाँ, अब मैं ठीक हो गई हूँ, क्योंकि मैं दीवार पकड़ पकड़ के खुद चल रही हूँ, खुद वॉशरूम जा रही हूँ, यूज कर रही हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही मुझे। तो ऐसा भी हुआ कि तब मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में थी तब, उसके मैनेजर, मेरे मैनेजर आए हुए थे, मेरे मैनेजर चेंज हुए थे। तो फ्रांस से आए हुए थे, ही वॉज फ्रेंच। तो हम्म। आए हुए थे, सब टीम मेंबर्स जा रहे थे मिलने के लिए। तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि देखो ये आ रहे हैं, तो तुम आना चाहोगी क्या? मैंने कहा हाँ, जरूर आना चाहूंगी। हम्म। तो मैं गई भी थी। तब हम लोग रहते थे जेपी नगर में, जो कि काफी दूर है मेरे ऑफिस से, अराउंड 20 किलोमीटर्स। तो ओके। मैं गई ऑफिस, मैं उनसे मिली भी। ऑफिस में भी हम्म। मैं चली चली, उनसे बैठ के बातचीत की, बहुत गप्पे वप्पे लड़ाए। तो मैं गप्पे लड़ाई में बहुत एक्सपर्ट हूँ। मुझे लोग बहुत पसंद है। हाँ। तो बातचीत की, फिर वहां से निकली, निकल के घर आई। घर आके फिर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बाय द एंड ऑफ आई थिंक अक्टूबर 2018, ओके। धीरे धीरे मेरे नीज में वीकनेस स्टार्ट हुई। हाँ। वीकनेस कैसी? जैसी आप खड़े हो रहे हैं, हम्म। खड़े हो रहे तो आप नीज को स्ट्रेट नहीं रख पा रहे, ओके। अचानक से बैठ जा रहे हैं, नीज के बल बैठ हम्म। जा रहे हैं। उस हम्म। टाइप की वीकनेस तो एक दो बार वैसे हुआ है, मुझे लगा शायद एक का दुक्का है, ऐसा मतलब होता है। फिर वो कंटिन्यूअसली होने लगा। मतलब जब अच्छा। भी मैं खड़े होने की कोशिश करती हूँ, तब मेरे नीज वीक हो जाते हैं। फिर मैंने वो कोशिश ही बंद कर दी कि भाई नहीं, बेकार में फिर गिर जाऊंगी, फिर कुछ लगेगा। हाँ। फिर नीज गया। उसके बाद धीरे 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 हाथ गए। फिर मैं हाथ भी नहीं उठा पा रही थी। ओके। मतलब खुद हाथ से कुछ पकड़ के खाऊं ऐसा भी नहीं था मेरा सिचुएशन। हम्म। फिर धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन आया, फाइनली बाय द एंड ऑफ आई थिंक 2018 दिसंबर, हाँ 2018 दिसंबर, हम्म। कि मेरे बस लेफ्ट हैंड की उंगलियां मैं हिला पा रही थी, और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। ओह। नथिंग एल्स आई कुड मूव, एंड आई वाज कंप्लीटली बेड रिडन। हम्म। उस वक्त मुझे लगा कि मैं शायद मरने वाली हूँ। मुझे सच में लगा मैं मरने वाली हूँ। हम्म। तो ये चला था मेरे मन में। तो यू कुड रिलेट कि ये एक्सीडेंट की वजह से ही हुआ, या यू थॉट कि ये कुछ और भी हो सकता है? मुझे लग रहा था कि ये कुछ और हो सकता है, बट ऑब्वियसली कॉज एक्सीडेंट ही था, क्योंकि उसके पहले तक तो सब एकदम चंगा चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। हम्म। तो मुझे लगा कि हाँ, एक्सीडेंट की वजह से ही होगा, बट क्या है वो मुझे नहीं पता था। हम्म। हम्म। फिर हॉस्पिटल में भी मैं गई 2 3 बार, तब मैं कोलकाता शिफ्ट हो गई थी अच्छा। 2 3 महीने के लिए। बट वहां पे भी
3 4 बार हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी कुछ आंसर नहीं मिले। हम्म। तो फिर मुझे लगा शायद एक्सीडेंट की वजह से ही कुछ होगा, बट क्या, वो मुझे नहीं पता। तो आपका ट्रीटमेंट बाद में निमहांस में हुआ? तो निमहांस की भी स्टोरी है। तो कोलकाता में इतनी सारी, कोलकाता में मैंने टोटल कितनी 5 हॉस्पिटलाइजेशन की मैंने, जी। करवाई गई मेरी। हर हॉस्पिटलाइजेशन में 3 दिन में रही। 3 दिन के 1.5 लाख खर्चे हुए। हम्म। आ, हर बार मुझे स्टेरॉइड्स देते थे। हर अच्छा। बार उन्हें लगता था शायद एमएस है। एमएस मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस। हम्म। एनएमओ है, न्यूरोमेलाइटिस ऑप्टिका, या हम्म। तो फिर इंसेफेलाइटिस है। हर मतलब दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं, सब चीज का मतलब ये किया गया, टेस्ट किया गया। हम्म। बट सब चीज नेगेटिव आई। आ, हम्म। और बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। ओके। फिर मैंने मुझे लगा कि ये मेरा एंड है, इसके बाद तो कुछ होने नहीं वाला। फिर ये सब तब चुप, मेरा भाई बॉम्बे, मेरा भाई कोलकाता में पोस्टेड था, ही वॉज इन आईटीसी। ओके। तो कोलकाता में पोस्टेड था, घर में ही था। और उस वक्त मेरी हालत ऐसी हो गई थी स्टेरॉइड्स की वजह से कि बस हम्म। 2 ही लोग थे जो मुझे बेड से उठा के व्हीलचेयर में बिठा सकते थे। एक ओके। मेरा पति और एक मेरा भाई। इन दोनों को छोड़ के और कोई नहीं था। हम्म। मतलब कोई भी केयर गिवर या कोई भी, ये आप सेंटर्स होते हैं ना केयर गिवर्स वाले, जिनसे हम्म। आप केयर गिवर्स मंगाते हैं, कोई भी नहीं उठा पाता था, नो बडी। तो हम्म। बस यही 2 लोग थे, तो मैं पूरी इन पे डिपेंडेंट थी कि भाई अगर मुझे उठ के व्हीलचेयर पे बैठना है तो ये 2 लोग रहेंगे आसपास, तभी मैं कर पाऊंगी। हम्म। अ, तो फिर इस बीच मेरे भाई ने चुपके चुपके से एक बैंगलोर का ट्रिप बनाया अपना, अच्छा। ऑफिशियल ट्रिप। उसमें वो गया और वहां पे जाके निमैंस से सारी जानकारी ली कि निमैंस में क्या करना पड़ता है, कैसे एडमिट होना पड़ता है, फिर वहां पे ट्रीटमेंट कैसा होता है, सारी इंफॉर्मेशन निकाल के। वो काफी रिसर्च ओरिएंटेड है, हर चीज में बड़ा रिसर्च करता है। और ऑब्वियसली हम दोनों जस्ट 1 ईयर 10 मंथ्स अपार्ट, तो हम लोग ऑलमोस्ट लाइक ट्विंस बड़े हुए हैं, हम्म। बहुत क्लोज हैं। भाई बहन हम दोनों बहुत क्लोज हैं। तो उससे ऑब्वियसली मेरी ये हालत देखी नहीं गई। हम्म। हम्म। ऑन दी अदर हैंड मेरे हस्बैंड भी ट्राई कर रहे थे अपनी तरफ से, हम्म। बट वो उन्होंने ऑलरेडी देखी हुई थी बहुत सारी ऐसी इश्यूज पहले। क्योंकि मेरी सास को भी था एक बहुत ही रेयर कंडीशन, ब्लड का। वो भी उस वक्त हॉस्पिटलाइज थी। तो हम्म। मेरे ब्रदर इन लॉ मेरी सास को देख रहे थे, मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे थे। तो वैसा हालत था हमारा उस वक्त, पूरे फैमिली हॉस्पिटल्स घूम रहा था। तो हम्म। बट मेरा भाई गया, वहां से सारी इन्फॉर्मेशन पता करके आया और बोला कि, मुझे पूछा कि, हम लोग तू तू करके बात करते हैं। हम्म। तो मुझे पूछा, तू बोल तुझे क्या करना है। मैं ये सब इन्फॉर्मेशन पता करके आया हूँ, तुझे चलना है। मैंने बोला देख, मैं अगर यहाँ रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी। तो तू बोल। बोला तू अगर ये सोचती है कि तू यहाँ पे रह के मर जाएगी तो चल, कल ही चलते हैं हम लोग। हम्म। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले दिन की टिकट्स बुक करवाएंगी, हम हम्म। तीनों गए, मैं, मेरा भाई और मेरे हस्बैंड। ओके। हम तीनों अकेले आए। और वो भी इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, इस तरह के पेशेंट्स के लिए इवन फ्लाइट ट्रैवल इज अ बिग चैलेंज। या क्योंकि उठाना, बिठाना, फ्लाइट के अंदर या। आपको ज्यादातर टाइम वो केबिन व्हीलचेयर नहीं मिलती है, हम्म। बुकड होती है। तो ये सारा अरेंजमेंट करके बिठाना, वहां पे ले आना, फिर यहाँ पे आके निमहांस में एडमिट करवाना। निमहांस इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या। तो वहां पे रिसर्च भी होती है काफी सारी। हम्म। वहां पे एक बेड मिलना भी मुश्किल था उस वक्त। हम्म। मैं अपने करेक्ट न्यूरोलॉजिस्ट तक पहुंच गई आफ्टर अ लॉट ऑफ जूनियर डॉक्टर्स, जो कि ओके। बहुत सारे सवाल किए और बहुत सारे टेस्ट वेस्ट बोले कि हम्म। ये करना है वो करना है। बट फिर फाइनली उन्होंने भी बोला कि नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर उन्होंने सीनियर जो मेरी न्यूरोलॉजिस्ट है अभी देखती है, उनको रिफर किया, तो उनके पास गई। उन्होंने, मैं उनको दाद देती हूँ, उनका नाम डॉक्टर नेत्रावती है। ओके। तो मैं उनको दाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने बस मेरी एमआरआई इमेज देखी। हम्म। और इमेज देख के उन्होंने बोला, नहीं, आपको जो बोला गया ये सब कुछ भी नहीं है, आपको बस एक एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम है।
ओके। और वो ब्रेन में है, क्योंकि ब्रेन आपका ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी खाता है, हम्म। इसलिए आपको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, ओके। तो आप एडमिट हो जाइए। तो उन्होंने तो बोल दिया एडमिट हो जाइए, बट बेड ही नहीं है तो एडमिट कहाँ से होगी। फिर मेरे भाई ने फिर से सोर्सेज लगाए, अपने आईटीसी वाले हम्म। सोर्सेज लगा के, अगले दिन आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारी लाइन होती है वहां पे एडमिट होने के लिए, अगले दिन मैं एडमिट हो गई। एडमिट हो गई, फिर वहां पे मैं 17 दिन रही। 17 दिन में जितने भी टेस्ट हैं हो सकते हैं सारे हुए। हम्म। इनफैक्ट मेरे ब्लड सैंपल्स जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी तक भी भिजवाए गए। अच्छा। इतना सब उन्होंने किया। फिर मैं हम्म। 17 दिन के बाद डिस्चार्ज हुई। उन्होंने बोला कि देखो, फिलहाल तो हमारे पास एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट रिलेटेड डायग्नोसिस नहीं है, बट हम्म। मैं अपने एक्सपीरियंस से, और अब जितने मैंने पेशेंट्स देखे हैं अभी तक, क्योंकि वो लोग बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं ऑन डेली बेस, मैं तुम्हें बोल सकती हूँ कि ये एक एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम है, और मैं तुम्हें एक मेडिकेशन पे डाल रही हूँ। इट इज नथिंग बट विटामिन एंड एंजाइम्स, तो तुम ये लो, लेके देखो कैसा होता है, हम्म। एंड स्टार्ट योर फिजियोथेरेपी फ्रॉम डे 1। ओके। तो ये बोल के उन्होंने हमें छोड़ दिया। हम्म। ओके। तो आपका ओ, यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहती हूँ आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों को जानने के लिए। निम्हांस में मैं 17 दिन रही, इन अ ओके। प्राइवेट रूम। हम्म। उसका खर्चा आया मुझे बस 50,000 रुपए, ओके। कंपेयर टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहाँ पे 3 दिन का 1.5 लाख रुपए। हम्म। हम्म। एंड वी आर नॉट कवर्ड विद मेडिकल इंश्योरेंस। नो, वी आर नॉट कवर्ड। हाँ, वो सबसे अनफॉर्चुनेट बात है हमारी कंट्री में कि हमें मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलता। और जबकि हम ये। हमारा मींस हेल्थ केयर ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, एंड रिपीटेडली बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। सो यस। ये चीज़ बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो आपने फाइनेंसिस कैसे अरेंज किए फिर? फाइनेंसेस भी हमने बहुत ही मुश्किल तरीके से अरेंज किए, क्योंकि उस वक्त काफी खर्चा हुआ हमारा। हम्म। हमारा बैंगलोर में एक घर था, मैंने हमें खरीदा हुआ था। ओके। वो हमारा ड्रीम हाउस था, मतलब हमने बहुत ही प्यार से खरीदा था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। हम्म। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो हमें बेचना पड़ा। हम्म। और जिस प्राइस में हमने खरीदा था उसी प्राइस में हमें बेचना पड़ा उस वक्त। हम्म। कोई एक्स्ट्रा अपवर्ड हमें मिला नहीं, क्योंकि उस वक्त हमें अर्जेंसी थी। वो हम्म। बेचना पड़ा। फिर कहीं कहीं से हम फ्रेंड्स भी कंट्रीब्यूट किए इधर उधर से। अ, फिर हम्म। मेरा भाई, वो भी दिया। तो सब मिला मिलो के थोड़ा बहुत हो गया, जैसे तैसे करके। हम्म। बट वो काफी बड़ा डेंट था हमारे फाइनेंसेस पे, मतलब जितनी भी हम्म। हमने सेविंग्स की थी उस टाइम तक हम्म। सारी खाली हो गई, एकदम जीरो हो गई। हम्म। क्योंकि आपका आइज का भी इशू रहा है, विजन का भी प्रॉब्लम रहा है, उसकी सर्जरीज भी हुई हैं आपकी। करेक्ट। उसकी सर मेरे, बिकॉज ऑफ ये स्टेरॉइड यूसेज, हैवी स्टेरॉइड यूसेज, हम्म। 6 महीने तक कंप्लीटली मैं स्टेरॉइड्स पे थी। हम्म। तो उसकी वजह से आंखों पे एक बहुत हैवी कैटरेक्ट लेयर बन गया था, ओके। जिसकी वजह से मैं देख तो पा रही थी, बट हम्म। बहुत ही धुंधला दिखता था मुझे, अ- बहुत ज्यादा धुंधला। अच्छा। तो उस वजह से मुझे कैटरेक्ट सर्जरी करवानी पड़ेगी दोनों आंखों में। और हम्म। तब मैं आई वॉज वॉट अराउंड 36। तो ओके। 36 की उम्र में कैटरेक्ट सर्जरी इन बोथ आईज इज अनहर्ड। तो जो डॉक्टर कर भी रहे भी चौकने थे कि मतलब क्या हो रहा है। और तब मेरा न्यूरो प्रॉब्लम भी चल रहा था, तो मेरा सर भी हिल रहा था। तो वो बोले कि देखो, हम लोग लेजर तो कर सकते हैं, बट लेजर करने के लिए आपका हेड स्टडी रहना जरूरी है। तो ओके। चूंकि आपका हेड स्टडी नहीं रह रहा है, हमको ये ऑपरेट ही करना पड़ेगा। हम्म। तो फिर ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के टाइम पे भी वो भी एक एक्सपीरियंस था इन इटसेल्फ, क्योंकि आपको एक तरफ है और आप देख रहे हैं कि कुछ आपके आंखों के ऊपर जा रहा है, काफी स्कैरी होता है। हम्म। बट उसके पहले मैं ऑलरेडी बहुत सारी स्कैरी चीजें झेल चुकी थी, तो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। या। तो आई वाज लाइक कि नहीं ठीक है, हम्म। कर लो जो करना है, इसके बाद मुझे बेटर दिखाई देगा।
तो ठीक है, करवा लिया मैंने दोनों आंखों में। तो अभी मेरे दोनों आंखों में लेंसेज है, इसलिए मैं चश्मा नहीं पहनती, मुझे जरूरत नहीं है। हम्म। बिकॉज लेंसेज आर पावर्ड, तो इसलिए हम्म। मुझे जरूरत नहीं पड़ती चश्मे की, वरना इससे पहले मैं चश्मा पहनती थी। एड ओके। माई +3 पावर, यस। ओके। सो इतना इतना लाइफ में सब कुछ हो जाता है, टॉपल डाउन सब कुछ, सपनों से हम्म। लेकर फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ, एंड रिक्वायर्ड डिसेबिलिटी होती है जब इवन आफ्टर मैरिज। सो जेंडर रोल्स पे भी फर्क पड़ता है, वहाँ पे ऑब्वियस होता है। तो आपका मैरिटल लाइफ स्मूथ चला कि चैलेंजेस आए वहाँ पर? देखिए, मैरिटल लाइफ मैं बोलूंगी, मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी अपनी फैमिली में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटलाइजेशंस देखे हुए थे। हमारी शादी हुई 2011 में। मेरे ससुर जी ही पास्ट अवे इन 2014। ओके। मेरी जो मदर इन लॉ है वो पास्ट अवे इन जून 2018। तो हम्म। बैक टू बैक उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे फैमिली में धक्के खाए। तो हम्म। उनमें वो एम्पति है कि ओके। भाई लोगों को कैसे हैंडल करना है या उनके साथ कैसे बिहेव करना है। हम्म। उन्होंने कभी ऐसा जताया नहीं कि मतलब तुम्हारी वजह से इतना सारा खर्चा हो रहा है, या तुम्हारी वजह से मुझे जॉब में मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे कभी नहीं जताया उन्होंने। हम्म। इनफैक्ट वो बहुत सपोर्टिव रहे। हम्म। और हमारी मैरिटल लाइफ में टचवुड आज तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं। हम अभी भी, इनफैक्ट अभी, जबकि मेरी सिचुएशन थोड़ी बेटर हो गई है, हम्म। हम आजकल थोड़ा बहुत प्लान करके कॉफी डेट्स पे जाते हैं। तो हाँ, अभी काफी बेटर है पहले से, इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। बट हाँ, मैरिटल लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, थैंक्स टू माई हस्बैंड, बट दैट इज टोटली थैंक्स टू माई हस्बैंड। दैट्स ग्रेट। क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि व्हेन द हस्बैंड बिकम्स द केयर गिवर, तो वहाँ उनका रोल बिल्कुल चेंज हो जाता है। सेम विद विद मी, सेम इज विद मी, कि व्हेन माय हस्बैंड इज माय केयर गिवर, वो अपना रोल स्विच कर जाते हैं बिल्कुल। And when we are like in the relationship, in the intimate relationships, he becomes a husband again. So यस। so ये चीज, ये मेंटली आई थिंक हमारी सोसाइटी में लोगों को समझने की जरूरत है। बहुत जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत जरूरत है। इवन हमारा मीडिया, इवन द बॉलीवुड पीपल, वो डिसेबिलिटी को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे कि डिपेंडेंस and helplessness and all the stereotypes are there. And luckily you are a mother, और मदर विद डिसेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स, बहुत स्टिग्मा है कि यू कैनॉट बी अ गुड मदर इफ़ यू हैव डिसेबिलिटी। कैसे ख्याल रखोगे बच्चों का, या कैसे? तो आई हैव बीन सीइंग यू कि यू आर लाइक टेकिंग गुड केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, और वहाँ पर आप अपने इस तरह के इश्यूज आगे नहीं आने देती हैं। तो ये एक स्टीरियोटाइप ब्रेक करना, एंड वी नीड टू ब्रिंग सच स्टोरीज टू द सरफेस लेवल। लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। आपका क्या कहना है इस पे? बिल्कुल, मैं आपसे अग्री करती हूँ इस पे। और मदर, डिसेबल्ड मदर बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते, ये तो बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है, मैंने खुद फेस किया है। मेरा बेटा जो अभी 1 साल का है अभी, हम्म। बेटी तो खैर मुझे 2.5 साल से ऐसे देख रही है, तो वो हम्म। शी इज यूज टू इट। हम्म। वो अपने आप को भी कोप अप कर लिया है, उसने देख लिया है कि क्या क्या करना है, मम्मी को कैसे संभालना है। कभी कभी वो मुझे संभालती है, कभी कभी मैं उसे संभालती हूँ। बट बेटा तो 1 साल का है अभी जस्ट। तो मुझे काफी लोग बोलते हैं कि तुम कैसे करोगी, तुमसे कैसे होगा, हाँ। अगर गिर गया तो, बेड से गिर गया तो तुम कैसे उठाओगी। मैंने बिल्कुल। कहा भाई, माँ है, माँ, माँ शब्द का मतलब समझिए आप पहले। हम्म। माँ जो होती है ना, उसमें दुनिया भर का स्ट्रेंथ होता है। मेंटल बोलिए, फिजिकल बोलिए, बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। एक किस्सा ऐसा हुआ था जब मेरा बेटा बेड से ऐसे ही खेल रहा था किसी टॉय के पीछे, और वो देखा कि टॉय नीचे गिरा है बेड से। तो उसको लेने के चक्कर में वो गिरा, गिर के ओके। रोने लगा। ओके। अब उस वक्त घर में मुझे छोड़ के और कोई नहीं था। हम्म। जो घर में हेल्प भी होते हैं वो भी कुछ कुछ अपने अपने काम में बिजी थे, या कुछ कर रहे थे, या आसपास नहीं थे। हम्म। मैं ही थी बस, और कोई नहीं था। और मैं व्हील चेयर पे थी।
तो वो गिरा, रो रहा है। अब लोग बोलेंगे कि देखो अब कैसे संभालोगी। तो हम्म। मैंने क्या किया, मैंने अपने व्हीलचेयर को लॉक किया दोनों तरफ से। जो पास में मेरे एक टेबल था, टेबल को पकड़ा, झुकी, झुक के उसको उठा के गोदी में ले लिया। जैसे ही उसको गोदी में उठाया, उसका रोना बंद। तो हम्म। मैं वही बोल रही हूँ कि माँ के अंदर जो होती है एक स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ होती है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, आप बस फील कर सकते हो, और वो बच्चा सबसे अच्छा फील कर सकता है। हम्म। बच्चे को अच्छे से पता है कि माँ की स्ट्रेंथ क्या है और माँ के पास कंफर्ट कितना मिलता है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही बड़ा स्टीरियोटाइप है जो ब्रेक करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूर, एंड विद लिटिल बिट ऑफ सम असिस्टिव डिवाइसेस या मैनेजमेंट टेक्निक्स या हाँ। है ना, वो सब की अगर ट्रेनिंग हो, या वाइल रिहैबिलिटेशन, जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस हो उस दौरान में भी अगर ये सिखाया जाए, क्योंकि ये नहीं सिखाया जाता, क्योंकि नहीं। अज्यूम कर लिया जाता है कि वी कैन नॉट बी मदर्स और वी कैन नॉट बी वाइव्स, तो वो अज्यूम कर लिया जाता है। तो विद अ लिटिल बिट ट्रेनिंग आई थिंक थिंग्स आर पॉसिबल। थिंग्स आर डेफिनेटली पॉसिबल। इनफैक्ट मम्मी, मैं तो बोलूंगी माँ लोग जो होती है काफी जुगाड़ू होती है। जुगाड़ू होती तो है, बहुत होती है। काफी जुगाड़ू होती है। You मुझे know, जुगाड़ वर्ड पसंद है। my mother is 80 years old and I call her हाँ। जुगाड़ू आंटी, क्योंकि वो इस एज तक मेरे साथ इस तरह से करती हैं कि वी बोथ टेक केयर ऑफ ईच अदर। तो हम, मम्मी मुझे ये कहती हैं, उस दिन भी कह रही थी कि हमारी मिली जुली सरकार है। तो, तो कुछ चीजें वो कर पाती हैं, कुछ चीजें मैं कर पाती हूँ, एंड वी हेल्प ईच अदर। सो मैनेजमेंट देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट वहां पर। नो, दैट इज ट्रू। मेरी भी मम्मी इज व्हाट 70। एंड अभी बहुत रिसेंटली मुझे अपने आईज का चेकअप कराने के लिए जाना था। हम्म। मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे थे। हम्म। मेरी सिस्टर इन लॉ प्रेग्नेंट है, तो ऑब्वियसली मेरा भाई के नॉट कम बिकॉज उसको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो मेरी मम्मी ने बोला क्या बात है, मैं चलती हूँ तेरे साथ, चल हम दोनों जाएंगे। मैंने बोला तुम मुझे लेके कैसे जाओगी। मेरी मम्मी बोली तू चिंता मत कर, तू चल बस मेरे साथ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे है मतलब पूरे चेकअप के टाइम पे मेरी मम्मी मेरे साथ थी। फिर जहां जहां पकड़ के चलना था, मेरी मम्मी का शोल्डर ऑपरेशन हुआ था रिसेंटली। ओके। तो एक हाथ पकड़ के मैं चल सकती हूँ अभी, उस हालत में पहुंच गई हूँ। बट उतना देर तक नहीं चल सकती। तो मेरी मम्मी मुझे एक हाथ पकड़ के चलाई भी वहां पे, एक हाथ स्टिक और एक हाथ मम्मी का। वो तो वो मम्मी लोग का एक इनर स्ट्रेंथ होता है होता जो है। लोग समझते नहीं है, और वो समझाना जरूरी है। तो अरित्रा, आपने आफ्टर योर रिहैबिलिटेशन और जब आप मूवमेंट और वो सब हो गया है, तो फिर यू वेंट बैक टू वर्क? हाँ, तो 2021 दिसंबर में कैटरेक्ट सर्जरी के बाद मैं एक सिचुएशन में थी जहां पे मैं थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकती थी व्हीलचेयर पे, तो आई कुड वर्क। हम्म। बैठ सकती थी देर तक, पहले तो बैठ भी नहीं सकती थी बट तब बैठ सकती थी। तो मैंने अपने पुराने कलीग्स को कांटेक्ट करना शुरू किया कि मैं काम पे आना चाहती हूँ वापस। तो हम्म। आप लोग प्लीज ये कीजिए। बट और मैं बोलूंगी मेरे ओरेकल के एक्स कलीग जिनके साथ मैंने 10 साल काम किया था, वो काफी खुश थे, पहली ओके। बात। और दूसरी बात, काफी सपोर्टिव थे। हम्म। तो हम्म। मेरी जो मैनेजर थी वो भी एक लेडी है। हम्म। तो उन्होंने मुझे बोला कि अपना रेज्यूमे भेजो फटाफट। मैंने भेजा। तो मेरे हस्बैंड ने हेल्प किया रेज्यूमे को थोड़ा एडिट करने के लिए। तो वो सब करके मैंने भेजा उनको रेज्यूमे। हम्म। और आप बिलीव नहीं करोगे, इतना इजी प्रोसेस था, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। उन्होंने सारा हैंडल कर लिया अपनी तरफ से, क्योंकि उनके अंडर में काफी टाइम तक काम की थी, काफी साल। हम्म। उनके साथ मेरी काफी अच्छी पर्सनल बॉन्डिंग भी है, मतलब मैं उनको जानती हूँ, मैं उनके हस्बैंड के अंडर भी काम की हूँ। तो अच्छा। मैं उनकी बेटी को जानती हूँ, तो एक फैमिली बॉन्डिंग है सॉर्ट ऑफ। तो हम्म। उन्होंने पूरा प्रोसेस बहुत इजी कर दिया मेरे लिए, तो मैंने ज्वाइन किया जनवरी 2022 को ओरेकल वापस। ओके, एंड यू वेंट फॉर DEI? हाँ, आई हैड टू, बिकॉज इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद जब मैंने देखा कि ओरेकल के अंदर
मुझे पहले हम्म। पता नहीं था, बट ओरेकल के अंदर इतने सारे एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप्स हैं जो हम्म। इसी डोमेन में काम करते हैं। अच्छा। अलग अलग इवेंट्स करते हैं, अवेयरनेस सेशंस करते हैं, ट्रेनिंग सेशंस करते हैं। हम्म। तो जो करते हैं, तो मैंने सोचा कि जब मैं मेरा ऑलरेडी लिव्ड एक्सपीरियंस है, मैं या। उसको यूटिलाइज क्यों ना करूं, लोगों को हम्म। क्यों ना बताऊं। हम्म। चुप हम्म। रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे ये बताना पड़ेगा सबको कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ और क्या नहीं करना है, या तो फिर कहाँ से अच्छी रिसोर्सेज लेनी है, हम्म। कैसे अप्रोच करना है आपके पूरे ट्रीटमेंट को, कैसे रिहैबिलिटेशन को अप्रोच करना है। तो मैंने फिर वो स्टार्ट किया। मैंने ज्वाइन किया पहले ओरेकल डाइवर्स एबिलिटीज नेटवर्क इंडिया हम्म। चैप्टर एज अ हम्म। को टीम मेंबर। वहां पे भी मेरे बहुत क्लोज कलीग थे, नवीन गाडीडाला करके, अभी वो नहीं रहे, लास्ट ईयर ही पास्ट अवे। ओके। तो वो उनको मैंने देखा था हैदराबाद में, वो अपने ऑटोमेटिक व्हीलचेयर में घूमते थे पूरे बे में आराम से। चाय वाय भी पीने जाते थे वो बाहर चाय की टपरी में। तो उनसे मैं काफी इंस्पायर्ड थी तब, हम्म। क्योंकि मैं सोची थी अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हम्म। तो फिर मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने बोला कि मुझे ये सब करना है। तो उन्होंने बोला जरूर और उन्होंने मुझे फटाफट कोटी में डाल दिया। फिर वहां से मैं गई ओरेकल न्यूरो डाइवर्सिटी नेटवर्क फॉर द जीपैक रीजन, जो कि ओके। जापान एंड एशिया पैसिफिक रीजन है। हम्म। वहां पे भी मुझे इलियोस आरपी करके एक जेंटलमैन है, बेस्ड आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हम्म। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवा दिया टू द कोर टीम और इंक्लूड कर लिया, और ओके। बोला कि तुम्हारी एक्सपीरियंसेस काफी यूनिक है और तुम्हें इसके बारे में बात करनी चाहिए और तुम हमारी टीम में बहुत अच्छी कंट्रीब्यूट कर सकती हो। तो मैंने ये दो टीम्स ज्वाइन की। और फिर फाइनली इन 2023, नहीं 2023, हाँ 2024, 2023 एंड, मुझे ओरेकल का जो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है उसका को लीड बनने का चांस मिला, दैट्स। विद अनदर लेडी कॉल रेचल मेगारियो, जो खुद कंप्लीटली ब्लाइंड है, क्लिनिकली ब्लाइंड, हम्म। काम कर रही हैं। तो मुझे का अपॉर्चुनिटी मिला और मैं काम करने लगी। तो ओके। ये ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद मैंने काफी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, अवेयरनेस सेशंस ऑर्गेनाइज किए, और अलग अलग जगह से लोगों को बुलाए, उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में लोग सुने और बताए। और हमने काफी काफी पॉपुलर इवेंट्स भी की, मतलब अटेंडेंस टू द पावर ऑफ, आप सोच नहीं सकते, 400 500 पीपल, ओके। ऑब्वियसली जूम पे। बट इतने सारे लोगों की अटेंडेंस यूजुअली होती नहीं है हमारे ग्रुप्स में, बट हमारे अंडर हुई और हमें काफी अच्छा लगा उससे। और लोगों तक रीच पहुंची, लोग हमें अलग से, मतलब मुझे अलग से पिंग करते थे कि क्या करना चाहिए मुझे, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मैं अपनी बेटी को कैसे देखूं, मेरी ये खुद की हालत है, या फिर मेरी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो जिनके बच्चों को कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज है। तो हमारी ओके। एक अलग पेरेंट केयर गिवर ग्रुप भी है, तो ओके। उसकी भी मैं मेंबर बनी। तो फिर उन्हें भी बताया कि देखो आप ऐसे कर सकते हो, मैंने ऐसे किया। तो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखा, हम्म। और एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से हम सब एक साथ बड़े हुए। दैट्स ग्रेट। सो ये सब के साथ साथ आपका कम्युनिटी वर्क के लिए भी बहुत पैशन है। हाँ। राइट फ्रॉम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन या स्मार्ट क्लासरूम्स और डोनेशन ड्राइव्स। सो आपको क्यों ऐसा, किन चीज़ों ने आपको इसकी तरफ मोड़ा? क्या ड्राइव था वहां पर? कम्युनिटी वर्क, क्योंकि देखिए जो एक्सपीरियंसेस मेरी साथ हुई उनके बाद मुझे लगा कि बस एक 9 to 5 जॉब सफिशिएंट नहीं है। मतलब मुझे तो खुशी नहीं देगा 9 to 5 जॉब बस अगर करूंगी मैं तो। पैसे कमाना एक अलग बात है, और लोगों की दुआएं कमाना एक अलग बात है। अगर आप एक जन की भी लाइफ थोड़ी भी चेंज कर सकते हो, बेटर बना सकते हो, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी वेल्थ है, जिसको किसी भी तरह से मापा नहीं जा सकता। तो उस थॉट प्रोसेस से मैं आगे बढ़ी।
हम्म। और मैंने इन एनजीओज के साथ काम करना स्टार्ट किया जो ये एडुकेशन देती है गर्ल चाइल्ड को। कर्नाटका में ही है, कनकपुरा रोड में हमने दो स्कूल्स के साथ ऐसे कोलैबोरेट किया, उनको ऐसे स्मार्ट कक्षा नाम है इसका, स्मार्ट कक्षा। तो उनके थ्रू उनको एडुकेशन प्रोवाइड किया थ्रू द मील प्लान्स जो गवर्नमेंट ऑलरेडी देती है। तो हम्म। उसके थ्रू हमने कोलैबोरेट किया कि भाई खाना भी मिल रहा है, पढ़ने को भी मिल रहा है, तो आ जाओ भाई सब बच्चों। और गर्ल चाइल्ड बिकॉज ऑब्वियसली मेरी बेटी ने मुझे 2.5 साल की उम्र से ऐसे देखा है, तो शी इज वेरी क्लोज टू मी। वो अभी भी मतलब मेरे साथ ही सोती है रात को, 10 साल की हो गई है, बट मेरे साथ ही सोती है रात को। और कभी भी मैं कहीं जाती हूँ तो पूछती है मम्मा कब वापस आओगे। तो उस चीज से मुझे काफी इंस्पिरेशन मिली। और फिर मैंने बोला कि नहीं ये तो मुझे करना ही चाहिए। और डोनेशन ड्राइव्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्फनेज इम्पॉर्टेंट है। ऑर्फनेज के थ्रू मैं कैसे कनेक्ट हुई इज अनदर स्टोरी। क्योंकि पहले हमारे ही सोसाइटी में, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहां पे एक लेडी थी जो ये करती थी, बट फिर शी मूव्ड आउट। अब ओके। वो मूव आउट होने के बाद कोई और नहीं था जो ये करने के लिए तैयार था, क्योंकि इसमें काफी कोऑर्डिनेशन लगता है। आपको हम्म। ऑर्फनेज वालों से बातचीत करनी रहती पड़ती है। फिर डोनेशन ड्राइव के टाइम पे आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है हम्म। देखने के लिए कि जो लोग दे रहे हैं वो यूजेबल है कि नहीं। क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि लोग ऐसे ही आ जाते हैं सामान उठा के देने के लिए, जो कि हम्म। सही नहीं है। क्योंकि आप अगर किसी को कुछ दे रहे हैं, आपको हम्म। उस मंशा से देना चाहिए कि आगे वाला उसको अच्छे से यूज करेगा। यूज कर सके। हाँ। तो कोई रेडी नहीं था, तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं मैं करूंगी। तो जब मैं सामने आई मुझे देखे और भी 3-4 महिलाएं आ गई मेरे साथ साथ। तो वो काफी अच्छा था, तो हमारी एक ग्रुप बन गई। तो हम एक ये स्टार्ट कर दिए। तो मैं ऑर्फनेज के साथ कंटिन्यूअस कांटेक्ट में थी। जो लेडी पहले करती थी उन्होंने मेरे साथ शेयर कर दिया था सारी डिटेल्स। तो मैं इनसे कांटेक्ट में रहती थी बीच बीच पे। एटलीस्ट आई थिंक 1 in 3 months ये ड्राइव्स में करती हूँ मेरे कॉम्प्लेक्स। एंड काफी अच्छी सक्सेसफुल होती है, आपको मैंने लेटेस्ट फोटोज भी भेजी थी। तो या। मतलब एकदम पूरा वैन फुल ऑफ चीजें जाती है लोगों को, बच्चों को टॉयज हो या बुक्स हो या कपड़े हो। ठंड के टाइम पे ये कंबल वगैरह, नॉट जस्ट फॉर द किड्स इवन फॉर द स्टाफ, क्योंकि ऑर्फनेज है तो स्टाफ वहीं पे रहता है। स्टाफ हम्म। के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा कि मतलब वो बच्चों को देखते हैं उनको संभालते हैं, और ये बच्चे मतलब एकदम इन्फेंट से लेके बड़े तक है। अच्छा। तो इन्फेंट्स को संभालने के लिए तो आपको अलग एक मदरली टाइप फीलिंग चाहिए ना। अगर आप खुद ही अच्छे से कवर्ड नहीं हो ठंड के हम्म। टाइम पे, तो आप बच्चे को कैसे संभालोगे। तो फिर हमने वही सब प्लान वैन किया कि क्या आइटम्स हैं जो उनको चाहिए। एक कभी कभी उनको खाना चाहिए होता है, कभी कभी उनको रॉ फूड चाहिए होता है, कभी कभी उनको ब्लैंकेट्स चाहिए होते हैं, कभी क्लोथिंग। तो वो कोऑर्डिनेशन करना कि उनको क्या चाहिए और हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सब मैंने करना शुरू कर दिया, और उससे मुझे बहुत बहुत ही खुशी मिलती है। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके आज। एंड आपने इतना समय दिया हमें और इतना ऑनेस्टली सब अपनी लाइफ के बारे में बताया है। सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू अरित्रा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू थैंक सो यू अब्बा। मच। थैंक यू।